बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारिड़ और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक। और एक रिसर्च है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं हमजा से भी पूछ रही थी कि हमजा, क्या तुम कभी उंगलियों को ऐसे चटकते हो? और मैंने तो कहा कि अभी तक इकरा ने जो है ये बात कैसे नोटिस नहीं की है। मुझे तो ये बहुत मतलब क्या कहा जाए, मुझे जो देखते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत बुरी आदत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक रिसर्च है जो इकरा के पास है, वो अब हमसे शेयर करने चाह रहे हैं। हमजा ने कहा है कि जैसे हमजा तो बहुत ज़्यादा करता है, उंगलियों को चटकता है, तो मैं तो हैरान हुई, मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया। खैर, एक रिसर्च सामने आई है, बार बार और हर रोज़ चटकने से वैसे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं आपके, वो तो काफ़ी उलझन महसूस करते हैं कि ये क्या कड़क कड़क हर टाइम लगा हुआ है। लेकिन ये है कि हमजा वैसे तुम स्मार्टली करते हो कि मुझे पता नहीं लगता। अच्छा, अब ये जो रिसर्च है उसमें कहा गया है कि अगर आप एक बार या थोड़े जैसे दिन में आपने एक बार कर लिया है, हर रोज़ आपने एक बार कर लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मसल्स जो है आपके स्टिफ हो जाते हैं, इससे फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। इससे आपके जो मसल स्टिफ हुए होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, उसमें अगर आप कड़ाका एक दफ़ा निकाल लेंगे, उंगलियों को चटक लेंगे एक दफ़ा, तो उससे वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो फिर आप जो है पुरसुकून फील करेंगे। और जिस तरह से कई लोगों की गर्दन में कभी कड़ाका वगैरह पड़ जाता है तो वो कर लेते हैं, जैसे वो कोई नॉर्मल है, परेशान कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं आपको चोट लगी है या आपको दर्द हो रहा है और उंगली में से फिर कड़क की आवाज़ आ रही है, तो फिर आपने इसको ईजी नहीं लेना, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। खुदा ना हादसा वो टूटी भी हो सकती है आपकी उंगली, अगर चोट लग रही है, अगर सूजन उसमें है या दर्द ज़्यादा है, तो फिर आपने रिलैक्स नहीं, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक आप अपनी उंगलियों को चटक सकते हैं, लेकिन हर रोज़ भी नहीं। ये आदत भी नहीं, आपने हर रोज़ नहीं करना, एक दो दफ़ा कर दे तो वो बेहतर है, उससे आप रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये रिसर्च है। वैसे ही आमतौर पर जो कहा जाता है, अगर आप किसी के सामने इस तरह से चटक रहे हों, जो मतलब मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई कहता है कि जी कि उंगलियों के पटाखे ना निकाला करें, कोई कहता है इसको चटका मत करें, कोई कहता है जी कड़ाके मत निकाला करें। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसके लिए जो है ना वर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन जो आम तासुर है वो यही है, और सब लोग यही कहते हैं जी कि इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं, आपकी उंगली का जो है वो मोटा होना शुरू हो जाती हैं, आपकी शेप ठीक नहीं रह रही होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो रिसर्च अब इकरा हमारे साथ शेयर कर रही है वो भी यही है कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए इसको। तो आप में अगर ये आदत है तो इसको कोशिश कीजिए किसी तरह से कंट्रोल करें। और अब हम इस तरह से कोई रिसर्च जो है ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे कि किस तरह से इस आदत से छुटकारा हासिल किया जाए। इस पर भी बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये आदत होती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह इस आदत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, क्योंकि कोई हल भी तो होना चाहिए किसी मसले का। तो उस हल की तलाश में हम लोग भी लगे हुए हैं और आप लोग भी यकीनन कुछ ना कुछ कोशिश करते होंगे। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी कोरोना वायरस की बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ इस पर गुफ्तगू की है, बातचीत की है, और बहुत अहम है इस पर बात करना। अच्छा, पहले तो कोई बात करने से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप ट्विटर पर हैं और अगर आप नहीं भी हैं तो ट्विटर पर जो है ज़रूर आप रजिस्टर हो जाएं और एक अकाउंट जो कि NCOC का ऑफिशियल अकाउंट है, बिल्कुल उसको फॉलो करना। बिल्कुल ऐसे ही, उससे आपको पता लगता रहेगा कि NCOC की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है या अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, तो उनसे आप लोगों ने किस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसी ट्वीट आ रही होगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको ये क्यों हम कह रहे हैं कि आप उन NCOC का जो ट्विटर हैंडल है उसको आप क्यों फॉलो करें, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही उधर से रोज़ाना सुबह पता लगता है कि जी कि 24 घंटों के दौरान इतने केसेस नए सामने आए, तो आप एक फ़र्क जो है देख सकें कि अच्छा कल तो इतने केसेस थे, परसों तो इतने केसेस थे। अब देखें, आज जिस वक्त सुबह मुझे नोटिफिकेशन मिली और इकरा को नोटिफिकेशन मिली, तो हमने क्या देखा जी 3.65% मुस्बत केसेस की शरह हो गई है। कल 3.3 थी। हाँ, कल 3.33 थी, ये भी हमने आपसे शेयर की थी। अब आप ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और तो पोस्ट नहीं आ रही होती हैं और ट्वीट्स नहीं आ रही होती। अब उससे पीछे हम चले जाएं, परसों की बात करें तो 3.27% मुस्बत केसेस की शरह थी। और हम इन 3 दिनों के बाद अगर पिछले चौथे रोज़ की बात कर रहे हों तो
2% मुस्बत यानी कि केसेस की हम शरह लोग थी। चार एक दिनों में ही हम लोग कितना ज़्यादा हम लोगों के केसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा जब करीब है। तो ऐसे में आप लोग पहले से, मेरा ख्याल है ये शॉपिंग्स वगैरह जो सिलसिला चल रहा है या ख़रीदो फरोख्त का कुर्बानी के जानवरों की, उनमें जो है ना ये कुर्बानी के लिए जानवर देखने के लिए जा रहे हैं, उस वजह से जो है ना हम यही देख रहे हैं कि नहीं अपनाया जा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये जुल्म मत कीजिए कि बच्चों को मत लेके जाइए, खुदारा फिर से हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें। खैर, जो चौथी लहर का खदशा है, वज़ीर आज़म साहब ने भी उस पर बात की है, पहले वो सुना देते हैं आपको। हमारे केसेस नीचे आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए, और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है। जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें, ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने। कुर्बानी का हमने जो फैसला किया है, जिस तरह पिछले साल कुर्बानी थी, उस बार फिर वही कि हमने बड़ी सोच समझ के कुर्बानी शहर से बाहर करनी है ताकि उससे भी ना फैले। और ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम से कम पहने रखें और एहतियात करें। अगर हमने ये सही माने में कर लिया तो हम अपने मुल्क को बचा लेंगे। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेज़ी से ऊपर केसेस चले गए, तो फिर हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे, लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने हाथ में मास्क पकड़ा था और आप लोगों को बताए थे कि ये मास्क है जो आपकी हिफाजत को यकीनी बना सकता है, तो मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इससे कबल अगर बात करें हमजा, तो वज़ीर जो मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी कहा था कि जुलाई का जो महीना है उसमें कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया था उन्होंने कहा था कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन सूरत हाल ख़राब हुई तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। यानी कि आप लोगों ने एहतियात नहीं की, तो हम लोगों को, इन लोगों को ये सिचुएशन में ये करना पड़ रहा है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का भी उन्होंने जिक्र किया, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमने वहाँ इलेक्शन मुलतवी करवाने की पहले ही तजवीज़ दी थी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल शुरू होते ही सूरत हाल को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस सारी गुफ्तगू में एक अहम चीज़ है, देखें, हमें पता है कि अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है और जो पाकिस्तान, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम कंसर्न है। हमें पता है कि जब अफ़गानिस्तान में कोई तब्दीली आ रही होती है तो पाकिस्तान पे उसके असरात आ रहे होते हैं। फिर हमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का भी पता है और दीगर मामलात हैं, मुआशी पाकिस्तानी जो हालात हैं, हमें उनका भी पता है। इतने अहम टॉपिक्स हैं जिस पर वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है और यकीनन उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म साहब वक्त निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कोरोना के ऊपर, और फिर खुद आप लोगों को बता रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो सोचें कि हालात वाकई इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि इतनी टेंशन होने के बावजूद ये भी बहुत बड़ा मसला है जिस पर वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं और खुद आके आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी हिफाजत को कैसे, खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना अहम मामला होता है। बिल्कुल ऐसे सारे अहम मामले पर हम बात कर रहे थे। पंजाब कोरोना एडवाइजर चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आप क्या देखते हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, ईद उल अज़हा भी करीब है, आप क्या समझते हैं ईद उल अज़हा के ऊपर भी हमें गुज़िश्ता जिस तरह ईद उल फितर पर लॉकडाउन लगाना पड़ा था, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इस बार भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने हदायत दी, मैं तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बताया कि अगर हमने SOP पर अमल ना किया तो यकीन न मानिए कि फोर्थ वेव का सामना हमें करना पड़ेगा। थर्ड वेव क्यों आई? थर्ड वेव इसलिए आई कि रिलैक्सेशन मिल गई, सब कुछ खुलना शुरू हो गया, लोगों ने SOP को अमल करना छोड़ दिया, और नतीजा ये हुआ कि थर्ड वेव आई, और वो ऐसी आई कि क्रिटिकल केसेस ही आए। माइल्ड वाले केसेस तो नौबत नहीं आई कि हमें उनको आए हमारे पास तो हम उनको ठीक दाखिल करने, उनको वैसे भी हम दाखिल नहीं करना था, लेकिन इतने क्रिटिकल जो भी आया वो क्रिटिकल स्टेज में आया। और ये निकला कि 96% तक ICU पूरे के पूरे फुल हो गए, एक मोर देन 75% हाई डिपेंडेंसी यूनिट फुल हो गए। ये सिर्फ बेहतियाती की वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ बेहतियाती की वजह से हुआ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बेहतियाती की वजह से ये सारी सूरत हाल होती जा रही है। हम देख रहे हैं, अभी हम शेयर भी कर रहे थे कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो किस
तरह से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या अभी हमने पहली लहर के दौरान देखा था कि लोग बहुत जल्दी डॉक्टर से रुजू कर रहे थे, टेस्ट करवाने के लिए जल्दी चले जाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो यह अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग जब कंडीशन ख़राब हो जाती है अस्पताल में उस वक्त आ रहे होते हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको लाहौर की सिचुएशन अगर बताऊं तो लाहौर में इस वक्त 179 पेशेंट दाखिल हैं और ये वो पेशेंट हैं जो या आईसीयूज में हैं या वेंटिलेटर बेड पर हैं या हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। इनमें से कोई भी पेशेंट माइल्ड कंडीशन में नहीं आया। माइल्ड के केसेस हमारे पास हॉस्पिटल में आते ही नहीं है। वो घर में ही अपना इलाज टेलीफोन पर डॉक्टर से मशवरा करके खुद ही इलाज शुरू कर देते हैं और उस वक्त अस्पताल का रुख करते हैं जब उनकी दोनों लंग बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं। सैचुरेशन 90 से नीचे 80-85 तक चली जाती है और उस वक्त हमारे पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होता कि हम उनको सीधा आईसीयू में ले जाएं। तो लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी वो इनिशियल सिम्टम हो, इनिशियल सिम्टम क्या है जी? बुखार, जिस्म का दुखना, गले में खराश, ये है जो या टेस्ट चला जाना, ये 4-5 इनिशियल सिम्टम है। अब तो बच्चे को हर शख्स को पता है कि इनिशियल साइन सिम्टम क्या है। उस स्टेज पर अगर वो डॉक्टर से मशवरा कर लें, एक दफ़ा अस्पताल का विजिट करके अद्वियात ले लें, हदायत ले लें, तो उनको क्रिटिकल स्टेज पर जाने की इंशाल्लाह ताला नौबत नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से एनसीओसी की जानिब से भी अब गाइडलाइंस आई हैं सामने, ये उन्होंने हिदायत भी की हैं कि जो मवेशी बेचने वाले लोग हैं या जो स्टाफ है उसके लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। तो आप क्या समझते हैं, ये एग्जीक्यूशन जो इसकी मुश्किल नहीं होगी? अगर एग्जीक्यूट करवाना ही है तो या तो फिर इसे क्लोजली मॉनिटर कराने की ज़रूरत होगी? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को मुकम्मल तौर पर हदायत इशू हो गई हैं कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है, जो लोग जो इनको डील कर रहे हैं इन मवेशी मंडियों में, उनको आने की वो बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। और लास्ट ईयर भी देखें ईद उल अज़हा पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुई थी तो उसके अच्छे हमें नताइज हमने देखना पड़ते। बेशक उसके बाद थोड़ा सा राइज हुआ था कोविड के केसेस में, लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी विजिलेंट है, इजाज़त नहीं दे रही जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है कि वो आके मवेशी मंडियों में अपने जानवर लेके आएँ। जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, ज़रा लोगों को हमने एजुकेट भी करना है, उनके इत्मीनान के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ज़रा ये भी बताइएगा, आपने बताया 179 केसेस हैं, 179 लोग हैं जो इस वक्त लाहौर के अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। इनमें वैक्सीन जिन्होंने लगवाई थी, जो अब क्रिटिकल केसेस हैं, वो कितने लोग हैं? और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उन लोगों की सूरत हाल क्या होती है अगर उनको कोरोना वायरस फिर से लग भी जाए? तो ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि हम फ़र्क कर सकें कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी वो कितने महफूज रहे हैं। देखिए, इनमें 90% से ज़्यादा हैं जो जिनको कोविड वैक्सीन नहीं लगी थी। अच्छा। कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोविड में मुब्तला हो भी जाएं, उसका शिकार हो भी जाएं, तो आप माइल्ड से मॉडरेट से ज़्यादा स्टेज पर नहीं जाते। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कोविड वैक्सीन। एक तो अपना मुल्क और आप सब लोग प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आप बीमारी की क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंचते। तो ये बुनियादी तौर पर जो वो लोग हैं जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई, और ये इनमें से ज़्यादातर तादाद जो 80% है वो हैं जो अबव 55 ईयर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोगों ने भी कुछ रिसर्चेस थी जो कि शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ भी, कि जो जानवर है वो अपने अंदर जो है ये जर्म स्टोर कर लेते हैं, जैसे बिल्ली है वो अपने अंदर ये जर्म जो है स्टोर कर लेती है, तो ट्रांसमिशन के जो केसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उसके थ्रू जो है दूसरे लोगों को भी है ये कोविड जो है लग सकता है। तो अब लोगों को थोड़ी तशवीश है इस बात की कि जिस तरह से कुर्बानी के जानवर ख़रीदने, क्या उनके अंदर भी ये जर्म्स जो है वो स्टोर हो सकते हैं और वो उस तरह से दूसरे लोगों में फैल सकते हैं? इसीलिए तो इस दफ़ा यही कहा गया कि कुर्बानी इस दफ़ा शहर से बाहर ही हो, ताकि ये लोग कम्युनिटीज़ और आबादियों में आए ना ये आएंगे जानवर आबादियों में तो ना फैलने का खतरा होगा। बुनियादी वजह ही यही है, जानवरों को और जो व्यापारी हैं उनको शहर के अंदर आने ना दिया जाए, ताकि ये अगर खुदा खाता उनमें ये जरासीम मौजूद हैं तो वो शहर से बाहर तक ही महदूद रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आ रहे थे, अहम मामला है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और बार बार ये ख़दशा जो है ज़ाहिर किया जा रहा है कि
चौथी लहर आ सकती है। खुदारा एहतियात कीजिए और ख़ुद को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट करवाइए। खासतौर पर हमजा मगर अपने हमसाया ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से वो डिफरेंट किस्म की जो उसकी अब आ रही है एग्जाम आ रही है, डेल्टा वेरिएंट है जिसके ट्रांसमिशन के हाई चांसेस हैं, तो इस किस्म की हमें चीज़ों में बचना चाहिए क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी उनके थोड़े कुछ जो है वो निकले ऐसे केसेस सामने आए हैं। हम जिसको देख रहे हैं कि भारतीय वेरिएंट का केस भी पाकिस्तान में और हम आपको बार बार बताते भी हैं कि वो इंतहाई ख़तरनाक है, इससे आप लोगों ने बचना है, अपने आप की हिफाजत खुद करें और वैक्सीनेट ज़रूर हो जल्द अज जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अहम मामला कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शोहदा इकरा मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पहले रोज़ जो है वो दुआया तकारीबा का अहतमाम किया गया था। हफ्ता शोहदा के दूसरे रोज़ भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ और जुलूस भी निकाले गए। जबकि गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो शहीद बुरहान वानी और साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया गया। हाँ जी, और बुरहान वानी के आबाई कस्बे की बात करें, तराल की तरफ मार्च भी किया गया था। और इसी तरह हफ्ता शोहदा के आखिरी दिन 13 जुलाई को 1931 के शोहदा की याद में तारीखी यौम शोहदा भी मनाया जाएगा। और मज़ार शोहदा नक्शबंदी साहब श्रीनगर की तरफ मार्च भी किया जाएगा। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन दिनों में मुकम्मल हड़ताल और अवामी मार्च की भी कॉल दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसी हवाले से हम जो है बात भी करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा अहम है और ये तमाम कश्मीरी जो दुनिया में कहीं पर भी बसते हैं पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहम है। कल हम बुरहान वानी शहीद की बात भी कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे। 5वीं बरसी थी तो उसके हम लोगों ने ये देखा था कि बुरहान वानी जो है उनकी शहादत के बाद से हमजा जो मकबूजा कश्मीर में एक लहर उठी है, दोबारा से एक तहरीक ने जन्म लिया है, वो हमने पहले नहीं देखी उससे पहले। इसी हवाले से हम बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा याली की अहलिया मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मिशाल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। कश्मीर शोहदा वीक मनाने का मकसद क्या, हम इसका आज जिक्र कर रहे हैं और इस मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये कश्मीर का कोई साल में कोई एक दिन भी आप उठा लें तो हर दिन शहीदों का दिन है, हर दिन कुर्बानियों का दिन है, एक कौम की कुर्बानी है, एक फर्द की कुर्बानी नहीं है। तो ये खास तौर पे जो ये हफ्ता है, चाहे उसमें बुरहान वानी की शहादत की बात हो, चाहे उसके अंदर का जो वाक़या है जो 13 जुलाई का, तो उसकी भी बात कर लें। मौजूद से लेके जो नमाजी थे सबको टारगेट किया गया डोगरा की फोर्सेस ने वन आफ्टर द अदर। तो हमारे तो एक खून से भरी हुई है और लिखी हुई एक जदोजहद है और एक तारीख है कश्मीर की। तो डेफिनेटली हम अपने हीरोज को भूल नहीं सकते। हमें एक एक शहीद का नाम पता है और एक एक शहीद की जो कुर्बानी है उसके खानदान की, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह ताला की। मिशाल साहब, जिस तरह से बुरहान वानी की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह से शहादत का रुतबा पाया और जिस तरह से एक लहर उठी थी, तो बुरहान वानी शहीद की जो कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के लिए आप देखते हैं कि कितनी बड़ी अलामत बन चुके हैं अब। बुरहान वानी की जो शहादत है उसने पूरी जो हमारी तहरीक आज़ादी के अंदर एक और नए वलवले, एक और नई जनरेशन की तरफ से आवाज़ उठाई और उसकी कुर्बानियों ने इस तहरीक के अंदर एक नया जोश पैदा किया। हालांकि पहले भी जोश था, ये पूरी की पूरी 70 साल से ऊपर की जो तहरीक है ये शहीदों के खून से ऊपर है और इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से ही इसके अंदर वो शिद्दत, वो जज्बा आता है। और बुरहान वानी की शहादत ने इतना खौफजदा किया हिंदुस्तान को कि आज तक वो उसके बुरहान फोबिया में ही उनका वक्त गुजरता है कि उसकी कोई ट्वीट कर ले, कोई फेसबुक पे उसके पोस्टर लगा ले, कहीं भी उसकी बात कर ले, वहाँ पे उसकी जब एनिवर्सरी से जो डेथ एंड मार्टिरडम एनिवर्सरी से पहले ही वहाँ पे लॉकडाउन कर्फ्यूज कर दिए जाते हैं, लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना खौफ है उनको कि उसकी कुर्बानी ने इतनी ज्यादा एक नई लहर जो थी कश्मीर की तहरीक के लिए जवानों में, यूथ के अंदर, यंग लड़के लड़कियों में और भी मजीद ज्यादा तेज कर दी। ठीक है मिशाल साहिबा, हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल। कश्मीरी अवाम की बात करें तो भारतीय जबर के खिलाफ नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है और भारत को वहाँ पर हालात मामूल पर लाने में कितनी दिक्कत पेश आ रही है, कश्मीरी किस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं? देखिए, इस हद तक नफरत तो है और शुरू से है, अब तक है। शुरू से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हर घर में कोई शहीद है, कोई बेवा है, कोई यतीम है। वहाँ पे तो एक मतलब आप अनअकाउंटेबल है अट्रॉसिटी वहाँ पे लोगों की ऑन ग्राउंड, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वहाँ पे वो रिकॉर्ड को तबाह कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, हर चीज को, एविडेंस को हाइड कर दिया जाता है, फोरेंसिक एविडेंस और एनी फोटोग्राफिक एविडेंस को जो वो चाहते हैं वही छपता है या वही
स्पीक आउट, थोड़ा बहुत कभी खबरें आ जाती। इसलिए वहाँ पे ये जो तहरीक इस मोड़ पर है ये नफरत से भी बढ़कर है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ नफरत हो इंडिया से तो हमने हिंदुस्तान को जो मुल्क है हमने कभी भी उसकी आवाम को टारगेट नहीं किया। नफरत हमें उसकी पॉलिसी से, उसकी ऑक्यूपेशन से, और हम उसको मानते ही नहीं अपना कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हम है ही नहीं, ना पहले थे ना अब हैं। हमने कभी भी नहीं नफरत की। इन्होंने जितनी नफरत की है कश्मीरी कौम से, क्योंकि हम तो हमारी तो प्रिंसिपल स्टांस है ना, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। हम ऑक्यूपेशन को नहीं मानते, ना पहले माना है और ना ही आगे मानेंगे, इसलिए हमारा प्रिंसिपल स्टांस है। मगर इनका प्रिंसिपल नहीं है, इनका स्टेट स्पॉन्सर है। ये इलीगली जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के साथ, जो डेमोक्रेसी के साथ खेल रहे हैं, लोगों का जो कत्लेआम जेनोसाइड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज को तोड़ के यहाँ पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी नफरत है, क्योंकि इनको कश्मीरियों की सिर्फ लाशें चाहिए और जल्द अज जल्द चाहिए, क्योंकि ये पूरी जमीन का हिस्सा जो है होता है मुकम्मल तौर पे वो एरिया के अंदर उसको जम करना चाहते हैं। चाहे बेशक यूनियन टेरिटरी बना दी, अभी भी कश्मीरी कौम वहाँ बसती है, बहुत ज्यादा एक आबादी है कश्मीरियों की, जिसको अभी भी वो तेजी से चेंज करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है तहरीक। अच्छा मुशाल साहब, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, कश्मीर की जंग आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं, उनको किस हाल में रखा जाता है और उनका उस जिस वो हाल में रखते हैं या कैद कर लेते हैं तो उनका अज़म और कितना बुलंद हो जाता है? ये अज़म तो बहुत बुलंद है माशाल्लाह। वहाँ पे लोगों के अंदर जो ईमान की ताकत है और जो दुश्मन के खिलाफ निहत्ते खड़ा होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ना कोई आर्मी है, ना कोई डिफेंस सिस्टम है, ना कोई वेपन है, तो उनके पास अल्लाह की जात है और अल्लाह का ये मोर्चा है कि वो पुरअमन तहरीक को, सियासी तहरीक को चला रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान मूवमेंट से उसको कंपेयर करें तो इस तरह का बदतरीन टॉर्चर कभी भी नहीं फेस किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। हालांकि उनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश राज के खिलाफ वो खड़े हुए, उन्होंने पीसफुल तरीके में अपनी जद्दोजहद को चलाया, बहुत दिन रात कुर्बानियां दी। मगर इस तरह जिस तरह हमारी लीडरशिप हुर्रियत की क़यादत को इस तरह जेलों में बंद करके कत्लेआम किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं दी जा रही, ना उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किन कठिन मर्रों से कश्मीरी कौम इस वक्त गुजर रही है और कितनी प्रोलॉन्ग ये स्ट्रगल चल रही है। और दिन ब दिन इसके अंदर दुश्मन अपनी ताकत के बलबूते पे हमारी मूवमेंट को क्रश करना चाह रहा है। ठीक है मिशाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबहिस्तान से आप बात कर रही थी और यकीनी तौर पर हम सब जानते हैं कि अगर भारत का ये जो ख्वाब है कि वो जुल्म बर्बरियत करेगा, जबर करेगा और उससे कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश कर लिया जाएगा, उनके जो जज्बा है उसको किसी तरह से कमज़ोर किया जाएगा, तो ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। भारत ने हमेशा हर दौर में ये करके देख लिया और मज़ीद इस जो आज़ादी की ख्वाहिश है, जो आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद की जा रही होती है, उसको जिला ही ये बख्श रहे हो। बिल्कुल ऐसे ये जो जज्बा आज़ादी है वो और इन चीज़ों से तो और बढ़ता है। हमने देखा जितने भी कश्मीरी नौजवान हैं उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती तो मज़ीद और उठ के आगे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक बुरहान वानी को शहीद करेंगे तो हज़ारों बुरहान वानी जन्म लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला और जो भारत का ख्वाब है वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हम आ रहे थे तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हम सब मौसम जो है बड़ा खुशगवार था और थोड़ा सा गर्मी का जो जोर था ना टूटता दिखाई दे रहा था। अच्छा, मैं तो बाहर निकला, मैंने देखा कि वो जो बाहर निकल के कुछ फील हुआ कि अच्छा रात बारिश भी हुई है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता लगा ये। अच्छा नहीं, मैं देखा वो सड़क के ऊपर ना इस तरह से वो जो बारिश के बाद के कुछ निशानात रह जाते हैं ना, वो रह गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, तभी इतना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसका फिर वो ठंडी हवा जो है वो बारिश की वजह से होगी। और खैर महकमे मौसमियात ने भी गर्मी और हब्स के सिताए शहरियों के लिए
मूसलाधार बारिशों की खुशखबरी दे दी और महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के अख्ताम पर शुरू होने वाला मानसून का सिलसिला वस्ती और बालाई इलाकों में अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। अच्छा, जबकि पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। साथ ही साथ मानसून की पहली बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जबकि मानसून की अगर कहा जाए उनका कि ताकतवर हवाएं जो हैं वो हफ्ते को शिमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल होंगी और इन हवाओं के ज़रिए असर बात की जाए मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। और इसके अलावा कश्मीर, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, कसूर, लाहौर, ओकाड़ा, झंग और सवात, कोहिस्तान, स्कर्दू, हुंजा उस तरफ भी चले जाएं तो यहाँ पर जो है बादल बरसेंगे। बिल्कुल ऐसे कि महकमा मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग और गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों का जो सिलसिला है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। और महकमा मौसमियात ने इस दौरान कहा है कि आंधी से नुकसानात का भी खदशा जाहिर कर दिया है। जहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर कुछ अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल हमने जाननी है कि मौसम कैसा रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ। ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मौसम के हवाले से बताइएगा, मानसून की बारिशों का इंतज़ार तो था, मौसम कैसा रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, मानसून हवाएं जो हैं वो मुल्क के बालाई हिस्सों में, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स में जो है वो सैटरडे से हफ्ते से जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इतवार से जो है वो अच्छी बारिशों का सिलसिला, बाद मुकामात पर मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। ख़ासतौर पे पंजाब के इलाकों में, पख्तूनख्वा के इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से कराची के अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? फिलहाल तो कराची में जो है वो सी ब्रीज सेट हुई हुई है और वहाँ पे हल्की फुल्की जो बारिश जो है वो सुबह के वक्त और रात के वक्त वो है होती है। लेकिन ये जो प्रेजेंट बारिशों का सिलसिला है वो फिलहाल जो है वो पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में जो है वो मानसून हवाएं जो है अभी दाखिल होंगी। और फिर नेक्स्ट जो कल से सैटरडे से ज़्यादा शिद्दत के साथ और फिर इतवार की रात, मंडे को और फिर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्प्रेड होंगी सेंट्रल पार्ट्स में। ठीक है ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि मानसून की बारिशें तकरीबन 7-8 रोज़ जो हैं वो ताख़ीर से शुरू हुई हैं, ये सिलसिला ताख़ीर से शुरू हो रहा है, तो क्या अब कुछ कहा जा सकता है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, कम होंगी? देखें, जो ओवरऑल हमारी फोरकास्ट है मानसून सीज़न की, जो पूरा स्पेल है उसमें तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो क्लोज टू नॉर्मल जो एवरेज रेनफॉल्स हैं उसके करीब करीब होंगी। लेकिन सिंध के कुछ हिस्सों में या पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है और कश्मीर में थोड़ी सी ये जो है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह से अलर्ट्स भी जारी किए गए अर्बन फ्लडिंग के, तो क्या हिफाजती इक़दाम को भी यकीनी बनाया गया है? देखें, बिल्कुल मानसून सीजन के अंदर जो हैवी रेनफॉल्स हैं वो पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ मानसून रेनफॉल्स हैं। उसमें ये होता है कि थोड़े के लिए जो है शदीद रेनफॉल, शदीद बारिश जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस हवाले से ये तो एक रेगुलर फीचर है मानसून रेनफॉल का। और क्योंकि हमारे शहरों में खासतौर पर जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर जो अगर तेज़ बारिश हो जाए तो उसमें कोई अनटूवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो, उस हवाले से जो हम बता देते हैं कि जी इस मानसून सीज़न के अंदर या स्पेल के अंदर जो है वो जो मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल ठीक है ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और मौसम की जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह कर रहे थे। अगर हम मौसम को देखें इकरा, जहाँ पर हम सब ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं कि जी बारिशें हों, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही हम कुछ चीज़ें हैं जो अलर्ट जारी किए गए होते हैं ना उनको बिल्कुल हम देख ही नहीं रहे होते, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते, तो वो कुछ अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बाराने रहमत ही हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जब भी बारिश होती है ना, खासतौर पर कराची में बारिश होना, तो वो कहते हैं जो बाराने रहमत होना चाहिए, जहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी मुश्किलात हमने देखा लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो अल्लाह करे ये जो बारिशें हों वो रहमत ही हों, जहमत ना बने। पाकिस्तानी ख़वातीन हैं और पाकिस्तानी जो नौजवान नस्ल में जो हमारे देखते हैं बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे जिस भी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में। और ख़वातीन किसी से पीछे भी नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल हर मैदान में। अब तो
सबको मान लेना बिल्कुल चाहिए। हर एक को मान लेना चाहिए। अच्छा, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पर पाकिस्तान के काबिल नौजवानों ने ऐसी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का अच्छा तशख़्ख़ुस उजागर किया है। अच्छा, फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद जो किया गया उसके मकसद की बात कर लें तो पाकिस्तानी नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना इसका मकसद था, और हालिया फेस्टिवल में कामयाबी हासिल करने वाले 15 नौजवानों को फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स भी दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही, और उन्हीं खुश नसीबों में शामिल हैं अगर बात की जाए तो कैनेट कॉलेज लाहौर की होनहार तालिबा अकीदत चिश्ती और इनके साथ साथ इबादत चिश्ती, जिन्होंने शॉर्ट फिल्म अवार्ड की हकदार जो ठहरी हैं, और क्या कमाल काम किया हमसा। अच्छा, दुनिया भर में पाकिस्तान का ये जो है ना नाम रोशन करने का अज़्म रखती हैं। अकीदत चिश्ती और इबादत चिश्ती दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों से पहले तो हम यही जानेंगे कि ये दोनों बहनें हैं। आप दोनों बहनें हैं ना? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बात है। वैसे आपको बहुत बहुत दोनों को मुबारक हो कि आपको ये अवार्ड मिला है। कैसा फील कर रही हैं आप दोनों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना अनरियल और अच्छा फील हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा इकरा, जब ट्विंस होते हैं ना तो उनमें, वैसे तो ट्विंस होते हैं उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन घर वालों की नज़र में कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। पहले तो ये बताएं कि आप दोनों में से घर में किसको बड़ा समझा जाता है और किसको छोटा समझा जाता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज मुझे, बिकॉज मैं घर वगैरह मतलब डीलिंग वगैरह अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, बट मोर रिस्पॉन्सिबल, आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, बट इसको भी किया जाता है कुछ मामलों में। तो फिर लाइक बैलेंस किया जाता है। अच्छा, जो आप लोगों ने फिल्म बनाई है, अवार्ड मिला, आप ये खुशी तो मुझे नज़र आ रही है आपके चेहरों से ही। ये टॉपिक क्या था? सो पठानी असल में विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती है। हमने पीओवी में शॉट किया, और पठानी जो है वो विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक लेंस है कि विलेज लाइफ होती कैसी है, लोग कैसे होते हैं, कितने अच्छे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता। और ये बहुत ही एक इंटीमेट और प्राइवेट और प्योर चीज़ हमने क्रिएट की है फॉर द वर्ल्ड टू सी। ये नाम किसने फाइनल किया था और थीम किसकी थी? ये हम दोनों की। मैं ये बता रही हूँ, चारपाई पे बैठे हुए थे ऊपर, उस वक्त सर्दियाँ थी, धूप थी, तो ना मामा भी साथ थी, तो हम सोच रहे थे, आइडियाज़ जनरेट करे थे वगैरह। तो वहाँ पे विलेज में ना एक्चुअली एक पठानी कैरेक्टर है। अच्छा। हम उसका नाम पठानी नहीं है, वो पठानी भी नहीं है, बट उसको सारे पठानी करते हैं। वो बहुत मज़े की है, इधर से उधर जाएगी, चुलबुली सी है। तो उसका हमने वहाँ से एक आइडिया लिया और हमने उसके लेंथ से ना पीओवी शॉट लेके फिर विलेज लाइफ एक दिखाई हमें। अच्छा। तो इस तरह हमने फिर हमारा आइडिया जनरेटर से हमने पठानी, फिर हमने कहा पठानी नाम ही रख देते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल नाम तो बड़ा अच्छा है वैसे। अच्छा, सारी डायरेक्शन वगैरह हर चीज़ आप दोनों ने देखी, आप लोग का कोई टीम भी है? सिर्फ हम दोनों ने की थी, और हमारी टीम हमारी फैमिली थी। तो मामा साथ गई थी, और वहाँ पर नानो भी थी, वहाँ पर खूबसूरत लोग भी थे। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, अच्छा ये ज़िंदगी ऐसी है, अब हमने इसको ऐसे डायरेक्ट करके खूबसूरत चीज़ बनाई। अच्छा, विलेज के लोग वहाँ पे हमें भी गाइड करते यार, ये शूट करो ना, ये है हमारे पास, ये है, इधर ना। तो वो भी बड़ा उन्होंने गाइड किया, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, जो कि बहुत एक शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि विलेज जो होते हैं, गाँव होता है, वो नहीं इस चीज़ में इतना होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो बहुत ओवरवेलमिंग था हमारे लिए। तो नहीं, फिर क्या देखा? अगर पॉजिटिव साइड जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपने क्या पॉजिटिव साइड उधर जाके देखी? एक तो आपने चारपाई पे बैठे हुए, अम्मा भी बैठी हैं, आप दोनों भी बैठी हैं, ऊपर से धूप है, एक फैसला कर लिया, ठीक है, लेकिन जब जाकर देखा तो क्या पॉजिटिव साइड आपको नजर आई? बिल्कुल, क्योंकि पठानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है। पठानी में कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। अच्छा। पठानी ने खुद अपनी स्क्रिप्ट बनाई है। तो जब मैं वहाँ पर जाके, हम लोग जाते रहते हैं और हम लोग देखते हैं कि इतने खूबसूरत लोग हैं और ये क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं देखते इनको, तो इनके लिए कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ क्यों ना बनाई जाए। इट्स नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड टू सी, ये उन लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है जो कि इतने खूबसूरत लोग हैं, गाँव में रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी प्यारी होती हैं। नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें कहाँ हैं? वो भी तो है ना पाकिस्तान में। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों का ख्याल नहीं आया कि जो नेगेटिव चीज़ें लेके आते हैं वो ज़रा जल्दी मशहूर भी हो जाते हैं, उनको शायद जल्दी अवार्ड्स भी मिल जाते हैं? नेगेटिव साइड दिखाएं, सोसाइटी की वाह होगी, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। तो इस तरह का ख्याल नहीं आया? पॉजिटिव साइड पे चले गए, उसको तो बहुत कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आया था कि जो नेगेटिव है उसको, वो ट्रेंडिंग पे चली जाती है, आपको ट्रेंडिंग पे चली जाती है, लेकिन ये कोई वे नहीं होता। आप जाओ, वो ट्रेंडिंग कितनी देर के लिए रहेगी? 1-2 दिन, और वो फिर नेगेटिव पे रहेगी। लेकिन हमने पॉजिटिविटीज़ को सोचा, क्योंकि विलेज वो थी पॉजिटिव, मैं उनको क्या नेगेटिव दिखाऊं, क्या चीज़ इतने ओवरवेलमिंग, इतने प्यारे। मुझे अभी तक याद है, हम जब थे तो सारे आ गए यहाँ पे इर्द गिर्द और अपने शेयर करने लगे थॉट्स वगैरह, क्या वो शहर को समझते हैं, क्या वो देखते हैं। वो बहुत प्यारे लोग हैं, तो मैं उनको क्या नेगेटिव दिखाती? और अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो यू टेक एन एक्शन। कोई आपके सामने नेगेटिव चीज़ हो रही है, एक्शन दो।
उसको ट्रेंडिंग पे लेके जाने का थोड़ा सा हो, हाँ बात का इट डज वर्क, लेकिन जहाँ पर जो लोग अच्छे हैं, जहाँ पर हमें सोच लोगों की बदलनी है, क्योंकि जब आप सोच पे काम करते हैं ना वो सबसे बड़ा काम होता है, और पठानी भी एक वो सोच बदलने का एक तरीका है लोगों का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से आप लोगों को अवार्ड मिला ना, हम लोग हर जो बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को अवार्ड मिला तो कैसी फीलिंग्स थी, क्या महसूस कर रहा था, कि यकीन आ रहा था कि हमें ISPR की जानिब से ये इसमें अवार्ड में नामजद किया, अगर हमें अवार्ड मिला बाद में? पहले तो ये था कि यहाँ से लेकर वहाँ तक अवार्ड का लेने का सफ़र था ना, मैं इस तरह हो गई थी, मैंने कहा अब तो मुझे PM इमरान खान से अवार्ड मिल रहा है, मैं कैसे जाऊँ। बट वो इतनी ओवरवेलमिंग और ख़ूबसूरत चीज़ थी, बिकॉज यू गेट अप्रिशिएटेड ऑन द वर्क यू डू, तो इट वाज वर्थ इट एवरीथिंग। मैं कहती हूँ कि यूथ को अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरी है, वो आपको 10 टाइम्स अच्छा करके दिखाएंगे, और ये एक प्लेटफॉर्म वही था जहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जहाँ पे उन्होंने आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया, और न्यू हमने जो सारे कंपटीशन थे वहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म्स बनाई, देयर वर सो मेनी गुड अमेजिंग, बट फिर वो एक्सेप्टेंस और वो अप्रिसिएशन मिला। अच्छा, हम देखते हैं ना कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, भी बात बाकी लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो किस तरीके से आप लोगों की नॉमिनेशंस हुई, पता उनको कैसे लगा कि जी कि ये बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं, और क्या वो क्राइटेरियाज थे जिनके ऊपर परखा गया कि नहीं ये बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है, और उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दिए गए हैं कि जी कि हर बच्चा जो आ रहा था उसको मिला और वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और फिर वापस पाकिस्तान आएंगे, तो ये सारा प्रोसीजर भी बताइएगा। नेशनल इमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पहली दफ़ा हुआ था जो ISPR ने ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आए थे, उन्होंने वेबिनार्स कंडक्ट किए थे, एम्बेसडर्स थे फ्रॉम मायरा खान टू एहसन खान टू सो मैनी पीपल, तो सब इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने हमें इस बारे में बताया। उसके बाद जो है ज्यूरी का टाइम आया, हम लोगों ने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना के भेज दी, थीम्स थी, डिफरेंट थीम्स थी, उसके ऊपर भेज दी ना ज्यूरी। अब ज्यूरी में सेकेंडरी ज्यूरी भी थी और इंटरनेशनल ज्यूरी भी थी, बहुत जस्ट उन्होंने हमें ये कहा था कि आपकी एक फिल्म काफ़ी दफ़ा देखी गई है, सो इतने परखने के बाद सिलेक्शन हुई है, तो इट वाज ऑल अबाउट आवर कैमरा वर्क, डायरेक्शन, स्टोरी, द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, कैमरा वर्क किसने किया था? हम दोनों ने। अच्छा, एक कैमरा मेरे पास था, एक कैमरा इसके पास, हम दो ही थे और हम दोनों ने। अच्छा, आप स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट की हैं, जरा ये भी बताएं। कैमरा आपने किया, थीम आपकी थी, स्टोरी आप लोगों ने लिखी, डायरेक्शन सब कुछ, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ आपके इंटरेस्ट की बात, और आप लोग की ट्विंस हैं, डिपार्टमेंट भी सेम है? डिपार्टमेंट सेम, मीडिया स्टडी फ्रॉम किनेट कॉलेज फॉर वुमेन, और हमारा बैकग्राउंड भी मीडिया से, कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट है, मेरे दादा अबू थे, तो वो एक चीज़ चलती आई है, हम देखते हैं अपने आगे कि कैमरा कैसे करना है, स्टोरी कैसे बनानी है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो वो हमें आइडिया था, और हमने फिर मीडिया स्टडीज़ भी पढ़ा, रिसेंटली ग्रेजुएट भी हुए हैं, तो फिर हमें हमने उन्हीं स्किल सेट को फिर यूटिलाइज किया फॉर द पठान। अच्छा, उसके बाद एडिटिंग भी तो आ जाती है, एडिटिंग किसने की है? हम दोनों ने। अच्छा, जबरदस्त, इंप्रेसिव। ये तो लोगों की नौकरियां खा जाएंगी, आप लोग सारा कुछ तो आप दोनों कर लेती हैं। ऑल राउंडर्स भी कह रही हैं, ऑल राउंडर्स हैं। जो चिश्ती सिस्टर्स हैं ना, वो तो बड़ी कमाल की हैं। अच्छा, अब हम आपसे इतना कुछ जान रहे हैं, हमारे पास पहले भी एक इसी तरह से आपकी तरह की होनहार तालिबा आई थी, गेस्ट थी, हमने उनसे पूछा कि जिस वक्त रिहर्सल हो रही थी उस वक्त क्या आप लोगों को पता लग गया था कि आप लोगों को ये अवार्ड मिलने वाला है, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं ये फुल ड्रेस रिहर्सल जिस तरह से होती हैं? तो वो कह रही थी मैंने अपना नाम देखा उसके ऊपर, और मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या आप लोगों ने अपना नाम देखा? तो आप लोगों को पता लग गया था कि भाई हमें अवार्ड मिल गया, या फिर अगले दिन ही पता लगा था? हम लोग 3 days ago हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। अब उन्होंने नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था, हम सबकी सांसें उखड़ी हुई थी, वी वर लाइक हु इज़ द विनर, हु इज़ द विनर, दे वरंट डिस्क्लोजिंग, लेकिन सेकंड लास्ट डे पे उन्होंने बता दिया था फॉर द रिहर्सल्स। अब उस वक्त भी जब उन्हें बताया तभी हमें यकीन नहीं आ रहा था, जब तक हमने अपनी ट्रॉफी पे नाम नहीं देख लिया, हमने कहा अच्छा ये दिस इज़ ट्रू, अब ये घर लेके जाओ, अब ये घर जा रही है, ये घर जा रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों को अब स्कॉलरशिप पे बाहर भी आप लोग जाएंगे, कैसा फील कर रहे हैं, और फिर वापस आके फिर आप पाकिस्तान में किस तरह का काम प्रेजेंट करेंगे? वी आर सो एक्साइटेड, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और वी कैन नॉट वेट टू लर्न मोर, और फिर यहाँ पर वापस आके अपने वतन में काम करना। तो लर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत एक्साइटेड, क्योंकि अभी बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ सीखना है, और फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें नहीं पता, तो वो जर्नी के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी से हम बातें भी करते हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह वो पूरा प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, ये भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हम खास तौर पे बात करें, क्या खामियां हैं जो चिश्ती सिस्टर्स
उनको पुर कर सकती हैं, उनको हल कर सकती हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस पर भी बातचीत करती होंगी। एक तो पॉजिटिव इमेज हमें दिखानी चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका कंटेंट किस तरह सबकॉन्शियसली अफेक्ट कर रहा है आपकी ऑडियंस को। सो क्रिएटिंग अ कंटेंट दैट इज़ प्योर, दैट इज़ गुड। और बाकी ये है कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि वाकई में बीइंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, आपका अपना कल्चर, आपका अपना ट्रेडिशन, वही हम लोग ही हैं जो आगे लेके जाएंगे। जैसे PM इमरान खान ने कहा, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग वैसा भी कंटेंट बनाने पे ज़रूर काम करेंगे। तो वही ये बात है कि मीडिया का हमेशा इफेक्ट आता है, जो मर्जी आप करें, ठीक है, वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आता है। तो वही है कि आप पॉजिटिव दिखाओगे तो पॉजिटिव एक इमेज बनेगा लोगों के कि यार ये भी चीज़ें हैं जो हम, क्योंकि नेगेटिविटी को बहुत उछाला जाता है। तो इसी बात में ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव लेंगे। हाँ, जो चीज़ गलत है या जो चीज़ नेगेटिव है इन केस, उसको भी आगे लेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है आज। सोशल इश्यूज़ को ऑब्वियसली वी वुड टैकल देम इन द ड्रामा, और होने भी चाहिए, बट ऑल्सो द पॉजिटिव इमेज। अच्छा, आप लोगों ने सब कुछ किया, इकरा इन्होंने तो सब कुछ किया ना, कमाल कर दिया कि जी कि आइडिया इनका था, थीम इनकी थी, लिखी इन्होंने कहानी, उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने की, कैमरा वर्क इनका था, सब कुछ था। लेकिन फिर हमें स्पेशलाइजेशन करनी होगी ना किसी चीज़ में। वो भी हमने देखा है कि अच्छा, अकीदत इसमें ज़्यादा बेहतर है, इबादत इसमें ज़्यादा बेहतर है, तो तुम्हें इसमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, मुझे इसमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, ताकि हमारा डुओ जो है वो बाद में अच्छे तरीके से काम कर सके। हम दोनों में है एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक ज़्यादा क्रिएटिव है, एक ज़्यादा एनालिटिकल है। तो जब आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं टेक्निकल ज़्यादा हूँ अच्छी, और क्रिएटिविटी में ज़्यादा अच्छी है। तो हमने इस शॉर्ट फिल्म में यही चीज़ें बैलेंस की थी कि कौन किस में अच्छा, और वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लाया। अब ये क्रिएटिविटी में अच्छी है तो इसने ज़्यादा उसमें एनर्जी डाली और ज़्यादा अच्छा किया। और ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है तो मैं सेकेंडरी हो गई, ये प्राइमरी होगी। बैलेंस होता रहता है। अच्छा, फिल्म से बाहर ना निकले इकरा थोड़ी देर के लिए। लड़ाई हो जाती थी कि नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं तुम गलत कह रही हो, नहीं मैं ठीक है, नहीं ये सही बात बतानी है, मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये हमने जिम्मेदार बच्ची से नहीं पूछना, ये हमने छोटी बच्ची से पूछना है, क्योंकि वो जो है ना थोड़ी सी हमें सही बात बताएगी। होता था कि नहीं इबादत तुम क्या कर रही हो, नहीं अकीदत ऐसे तो नहीं हो सकता। बहुत ऐसा होता था। फर्स्ट 2 डेज तो हमारे डिप्रेशन में गुजरे थे। हम लोग ऐसे ना झाड़ी में बैठ जाते थे, वी वुड लाइक कहाँ गई हमारी पठानी हिफाजत। तो दिस वाज, अच्छा, वहाँ पे भी लड़ते थे। फिर हमने कहा अब जब लड़ाई हुई तो हम एकदम से ना दूर चले गए, मतलब शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक होगी हमारी तो हम दूर चले गए। उसके बाद फिर एकदम से आते यार ये सही नहीं, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर ले, मतलब 1 मिनट में हमारी फिर दोस्ती भी हो जाती। तो हमारी लड़ाई भी बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर दोस्ती काम के लिए फिर उन्होंने कहा नहीं अभी काम करना, दोबारा दोस्तियाँ कर। फैमिली, दोस्तों की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट तो आपने बता दिया कि जी कि अम्मा खुद साथ मौजूद थी जब आइडिया जो है, नानो भी मौजूद थी, और फैमिली की तो सपोर्ट है। दोस्त क्या कहते थे, तुम दोनों क्या कर रही हो, ऐसा नहीं कभी होता था? दोस्त भी बहुत सपोर्टिव थे। इवन कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स ने खुद भी नस्ब के लिए फिल्म बनाई थी। तो क्योंकि हम लोग मीडिया ही पढ़ रहे हैं, और बाकी जो फ्रेंड्स थे दे वर सो सपोर्टिव, उन्होंने हमें इतनी दुआएं भेजी। अच्छा, जिनके मैसेजेस आते थे कहाँ हो, कैसे हो, क्या कहाँ तक स्टेज, क्योंकि 1 वीक तक हम दुनिया से कट ऑफ थे जब हम पठानी बना रहे थे। वी वरंट यूजिंग फोन्स, वी वरंट डूइंग एनीथिंग, सोते थे बस, शूट पे निकल जाते थे सारे। यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस थी, और इनको सपोर्टिव हर तरफ से जो सपोर्टिव स्टाफ होता है ना वो इनको मिला है घर में, फैमिली में, सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग है। बड़ी अच्छी बात है। हम दोनों आपके लिए दुआगो हैं। और हमने वैसे पता नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने चिश्ती सिस्टर्स जो है ना वैसे ही बोल दिया, मैंने तो ऐसे बोल दिया। इकरा ने अच्छा, ये प्रोडक्शन इनका हो सकता है, क्या पता, यू नेवर नो, क्या पता यही हमारा नेम बन। उसमें आपने क्रेडिट में लिखना इकरा बुखारी, नाम जो है ना इकरा बुखारी में। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। अब आप जो स्कॉलरशिप के लिए जा रही होंगी तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, वापस आके अच्छी फिल्म्स आप बनाएं, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को जो चैलेंजेस हैं वो आप उनको दूर करें। बहुत शुक्रिया इबादत, बहुत शुक्रिया अकीदत, आप दोनों आए हैं। और देखें जी, पाकिस्तान का टैलेंट है, और इकरा जिस तरह से हमेशा कहती हैं कि आप ख़वातीन को लाइट ले रहे होते हैं, तो उनको लाइट ना लें। लड़कियां जो है ना बहुत मेहनती हैं और बहुत काबिल है हर मैदान में। आप ये देखिए ऑलराउंडर्स माशाल्लाह से। खैर, अब हमें ब्रेक लेनी है, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे सिंध में होने वाले इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी है, और इंतज़ामिया नकल माफिया को लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम हमें नज़र आ रही है।
नकल माफिया पर क्या लगाम डाली जाए, पर्चा ही पहले आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह देखा जाए तो हमजा क्योंकि हमने पहले देखा था मैट्रिक का फिजिक्स का जो पेपर है वो आउट हो गया था, और अब जो है मैट्रिक की तरह 9वीं जमात का पहला जो पर्चा था उसका मैथमेटिक्स का वो भी जो है आउट हो गया, और सोशल मीडिया पर आ गया एक दफ़ा फिर से 144 के बावजूद उन्होंने कहा है कि तलबा नकल करते रहे। हाँ जी, दफ़ा 144 आपने नाफिज की भी है, तलबा जो हैं वो नकल कर रहे हैं, आपका पर्चा पहले से आउट हो जाता है, पर्चा बाहर निकल जाते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। पता नहीं ये हो क्या रहा है। आप देखें ना, आप इकरा आपको पता लग जाएगा जी कि हमने 10वीं जमात के इम्तिहानात का जब आगाज़ हुआ था तब हमारा फिज़िक्स का पर्चा जो कि पहला पर्चा था वही आउट हो गया था, तो फिर तो बहुत सख्ती हो जानी चाहिए थी। इतनी सख्ती हुई कि 9वीं जमात का पहला पर्चा जो रियाजी का था वो भी पहले ही आ गया, वो 10 मिनट पहले आया था या आधा घंटा पहले आ गया। ये देखें ज़रा, यानी कि उन्होंने और थोड़ी आसानी कर दी। उन्होंने कहा 10 मिनट में शायद इतना कुछ ना कवर किया जा सकता हो, तो चलो आधा घंटा पहले, अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे तो आधा घंटा पहले। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह से पर्चा लीक हो जाता है कि मतलब समझ से बाहर है ना कि इतना एक पेपर हो रहा है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें से अब पर्चा लीक हो जाए। कहाँ पर कोताहियाँ हैं, कहाँ पर इस तरह से गलतियाँ की जा रही हैं, उसका भी हमें मतलब करना चाहिए तदारुक के कहाँ पर ये मसले हैं। अच्छा, मामला सिर्फ ये नहीं है, इसी तरह अंदरूनी सिंध में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया, जिसके बाद नकल माफिया व्हाट्सएप से जवाब भेजते रहे। बच्चे अंदर बैठे हुए थे, मोबाइल उनके पास थे, वो व्हाट्सएप पे उनको जवाब आ जाते थे, वो लिखना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बेहतरीन किस्म के पर्चे उम्मीद करते हैं। वैसे तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, पता नहीं कैसे उन्होंने देख के चीटिंग करके सारे मामला जो है हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फिरदौस शमीम नकवी साहब। हम देखते हैं ये क्या सूरत हाल है सिंध में, पेपर पहले भी एक लीक हुआ है, अब दोबारा से लीक हो गया, कहाँ पर कोताहियाँ की जा रही हैं और आखिर इसका हल क्या है, किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं? लगता है कि हमें पहिया दोबारा से जाती करना पड़ता है। मोबाइल फोन कैसे जाते हैं अंदर, किताबें कैसे जाती हैं, क्या हम अपने इम्तिहान नहीं दिया बीबी जब हम थे, हमें ना कोई किताब ले जाने की इजाजत होती थी, ना कोई उस वक्त तो मोबाइल फोन था नहीं। कितना मुश्किल काम है, जैमर लगा दें कि मोबाइल फोन काम नहीं कर सके। अगर ऐसा पहले तो सबका बॉडी सर्च हो, जिसके पास मोबाइल फोन आए उसको रस्टिकेट किया जाए। मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा लेके जाएगा। असल में हमने अपना पूरा माशरा खराब कर दिया। पहले आपने देखा यही बच्चे जो थे वो बाकायदा सिंध के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन में चीटिंग करने की इजाजत दी जाए। चीटिंग ये उस वक्त होता है जब किसी सूबे की क़यादत कायदे बदनाम के पास, इससे कि जो ऊपर से चीटिंग का माहौल शुरू हुआ है, करप्शन का माहौल शुरू हुआ है, वो रास कर गया है सिंध के अंदर। जायज समझते हैं लोग चीटिंग करना। ये माइंडसेट ना पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, ना इन्वेजिलेटर्स कुछ कर रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एग्जाम कुछ कर रहे हैं। देखिए, पर्चा लीक होना तो एक दूसरी बात है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बोर्ड का, लेकिन ये खुले आम मोबाइल फोन तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। दो बच्चे मिलके पर्चा सॉल्व कर रहे हैं डेस्कों पे बैठ के, और इन्वेजिलेटर जो है वो खामोश बैठे हुए तमाशाई करते हैं। इतना इन्फ्लुएंस हो गया इन बच्चों का, यानी उनके माँ बाप उनके पीछे खड़े के बेटा तुम लोग चीटिंग करो, चीटिंग करके पास कर लो। ये बच्चे आगे चल के क्या पढ़ाएंगे किसी को, क्या काम करेंगे? कोई दूरदर्श नताइज सोचे कि ये माशरे को किस तरह खराब कर रहा है। और अभी तक जिस हुकूमत इसके ऊपर जो वजीर तालीम है सईद गनी साहब को, तो इसके ऊपर कोई ना कोई आके बयान देना चाहिए। ऐसे इम्तिहान करने से बेहतर है कैंसिल कर दे इम्तिहान। ये तो कोई तरीका कार नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिस तरह से सर आप फरमा रहे हैं ना कि हम लोगों ने भी इम्तहानात दिए हैं सर। हम लोग जब थे तब तो मोबाइल्स खैर थे, लेकिन फैमिलीज़ को बड़ा होता है कि अच्छा आप वापस आ रहे हो, पता लग जाए। माँ बाप का कंसर्न होता है जब खासतौर पे मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, फौरी पूछना चाहते हैं वो कि कैसा पर्चा हुआ तुम्हारा, क्योंकि पूरा फ्यूचर जो है वो मैट्रिक और इंटर के साथ होता है ना। लेकिन बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी, आप तो सिर्फ राब्ते के लिए बाहर भी कहीं पर जमा नहीं करवा सकते थे, इतनी ज़्यादा सख्ती होती थी। सिर्फ सख्ती जो है वही की जा सकती है, लेकिन ये सख्ती करनी किसने है? कोई आके जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या असेंबली में ये मामला उठा के इसका कोई फ़ायदा होगा कि भाई बच्चों को तो आप कम अज़ कम ख़राब मत करें ना, उनका फ्यूचर ख़राब मत करें। ये बच्चे हमारे लिए एसेट तो नहीं बनने लगे कल को जाके। हाल ये पढ़ाई हो नहीं रही स्कूलों में, इससे पढ़ाने वाले कायदे के जिसके वो रिश्वत दे के आए हुए उनको। मैं तो सिंध के स्कूलों में गया हूँ, वहाँ टीचर को प्राइमरी का स्पेलिंग नहीं आते, प्राइमरी स्कूल के टीचर जी।
आप जो असर की रिपोर्ट है, जो कि पीटीआई की असर एक पूरा एनजीओ है, उसने कहा है कि इस वक्त सिंध के तालीमी हालात बलूचिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं कहती, आप देखिए हिसाब के अंदर, अंग्रेजी पढ़ने के अंदर, मादरी जबान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान से बाकी दोनों चीजों में हिसाब और अंग्रेजी में आगे है। और पंजाब और केपी की तो मैं बात नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान के किसी और सूबे से ये खबर नहीं आ रही? हाँ जी। लगता है आप तो सिंध हुकूमत के खिलाफ हो स्कूलों को दिखाते हैं, नकवी साहब पंजाब और केपी के स्कूलों की चीटिंग नहीं दिखा रहे। असल में हमारी शिकायत मीडिया से होनी चाहिए जो सिंध में है। नहीं, वैसे ऐसा है नहीं है। जहाँ पे पर्चा लीक हो रहा है हमने तो उसी को रिपोर्ट करना है, हम तो फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि आपके नाज़रीन को पता चल जाए कि बाकी सूबों में इतने खुलेआम चीजें नहीं हो रही। अच्छा, कोई रस्टिकेट नहीं होता। इसी तरह कोई एंटी करप्शन वाला जिसमें आज तक करप्ट आदमी कोई पकड़ा ही नहीं गया। ना कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है, ना एक्साइज वाला पकड़ा जाता है, ना टैक्स देने वाला पकड़ा जाता है, ना सरकारी दफातर में कोई रिश्वत चलती है, ना बिल्डिंग कंट्रोल में रिश्वत चलती है। सारी जगह इतने ऑनेस्ट लोग बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा? क्या जब इन्वेस्टिगेटर की जेब में 10,000 रुपए रख देगा तो बच्चा चीटिंग तो करेगा। तो यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। स्कूलों के बाहर खिड़की के ऊपर आपने देखा वो तस्वीरें? हाँ जी सर। लोग भाग रहे हैं और पर्चा, देखिए पर्चा तो बड़ी जल्दी निकलता है बाहर। जैसे ही स्टूडेंट के हाथ में पर्चा पहुंचता है वहाँ पूरी एक टीम बैठी हुई है। 10 सवालों के जवाब 15 से 20 मिनट में 10 लोग लिख देते हैं जिसको महारत है। उन धड़ाधड़ फोटो कॉपी बनती है, वो अंदर पहुंचा दी जाती है। लेकिन फिरदौस शमीम साहब देखा जाए तो इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये चीटिंग की जा रही है, आखिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? क्या हम अगर देखें हम सिंध हुकूमत पे बात डाल दें, अगर हम ऑपोजिशन में अगर आप लोग हैं, हमें आवाम के लिए और इन बच्चों के लिए नहीं सोचना चाहिए? आप लोगों को नहीं आगे आना चाहिए कि आप लोग इन बच्चों का फ्यूचर जब वो सिक्योर करें, इसका हल भी तो कोई निकाले ना? हल बड़ा सिंपल है। इस पे कोई मैं तो ये करो, आप तो ऐसी बात करते हैं कि भैया मुझे दोबारा से याद करता है। बड़ी सीधी बात है। पुलिस हर स्कूल के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर पे हमारे जमाने में होती है, आज भी होनी चाहिए। वहाँ कोई अंदर लोग नहीं जा सकते। सेक्शन 144 स्कूल के अंदर लगा दीजिए कि एक्सेप्ट फॉर वो स्टाफ जो कि ऑथराइज है कोई नहीं जाएगा, एक्सेप्ट वो स्टूडेंट जिसके पास एडमिट कार्ड है कोई अंदर नहीं जाएगा। जाने से पहले जो है उसकी पूरी तलाशी दी जाएगी। जिस बच्चे के पास कोई मोबाइल फोन या कुछ रखा जो उसने डिपॉजिट नहीं किया बाहर, तो उसको जो है इम्तिहान नहीं देने दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा घर। अगर लेके भी आया मोबाइल तो इसको जरूरत किस बात की है? बिल्कुल ऐसी है, दुरुस्त बात है। अच्छा नकवी साहब, ये इंतज़ामी नाकामियाँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत अहम चीज़ जो आपने भी पहले नुक्ता उठाया था वो बहुत ज़्यादा अहम है। पेरेंट्स को इन तमाम चीज़ों का पता है। हमारा जब कैमरामैन वहाँ पर पहुँचा और वो वहाँ पर जब वीडियो भी बन रही थी तो वो बच्चा जिसको कह रहा था कि तुम नकल कर रहे हो, तो वो बच्चा ऐसे सामने दिखा रहा था कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, क्या कर लोगे तुम। तो ये सूरत हाल है कि बच्चे खुद भी नहीं चाह रहे और पेरेंट्स को भी इन तमाम बातों का इल्म है कि हमारे बच्चे किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हम अगर बतौर मुआशरा अपने आप को देखें, सिर्फ नंबर लेना, पास होना, डिग्री लेना हमारे लिए जो है वो मैटर करता है, अखलाकियात मैटर ही नहीं करती। नहीं जी, डिग्री किस लिए चाहिए? डिग्री चाहिए नौकरी के लिए। नौकरी में अगर कोई इम्तिहान एंट्री का टेस्ट हो जाए या उनसे काम करने के, मैं कहता हूँ आप इन असातिज़ा का इम्तिहान दे दें, कोई भी पास नहीं करेगा जो असातिज़ा लगे थे। सही। जब पढ़ाने वालों का ये देखिए, हमारी किरदार साजी कौन करता है? किरदार साजी हमारे घर से होती है, हमारे असातिज़ा करते हैं या रोल मॉडल सिटीजन करते हैं। इसी तरीके से किरदार साजी होती है किसी माशरे के अंदर। सबसे अहम किरदार खानदान है और उसके साथ साथ उससे अहम जो है वो असातिज़ा का किरदार है। बिल्कुल। हमारे असातिज़ा जो है, हम आज वो हमारे सामने आ जाए, हम खड़े होते हैं, उनके पैर से सलाम करते हैं, हम इज्जत करते हैं, इससे कि हम समझते हैं कि आज जो कुछ हम है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ असातिज़ा का किरदार इतना अच्छा रहेगा वहाँ फिर बिल्कुल क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे। यह अहम मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि जब 10वीं के फ़िज़िक्स के पेपर के हवाले से चीज़ें सामने आई थी तो उसके बाद
आगे कुछ बेहतरी आएगी तो आगे कितनी बेहतरी आई है ये हम सब देख रहे हैं, और सिंध हुकूमत इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो मेरा ख्याल तो है कि अगर हम इंतज़ामिया पे या इस तरह से हम लोग करते हैं बात, तो पेरेंट्स का सबसे पहले हक बनता है, उनका फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको अखलाकियात सिखाएं कि वो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को खुद से है ना, अपने आप पर डिपेंड करता है, आप नकल ना करें, आप पढ़ कर जाएँ, आप पेपर दें। अच्छा खैर इकरा, एक और बहुत ज़्यादा अहम मामला है, वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस भी लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर होने वाले तशद्दुद के मामले का नोटिस लिया, उनकी वीडियो बनाई गई थी जिसको वायरल किया गया। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब से रब्ता करके वाक़े की तमाम तफसीलात भी हासिल की। अच्छा, वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद को तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा था कि इस केस को मिसाल बनाया जाए। ठीक है, ज़रा ये भी बताया थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है तफ्तीश का दायरा कर वसी कर दिया और वाक़े के हवाले से मज़ीद अहम इंकशाफात की भी तवक्कुआत जो है वो की जा रही हैं। अच्छा, हम देखें ना कि ये सिर्फ हम इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम देखें शहरों में मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो शर्मिंदा कर देती हैं आपको कि ये किस किस्म की वीडियोज़ हैं जो आप देख रहे हैं, और अगर आप यकीन करें फैमिली के साथ हों आप वो वीडियोज़ देख ही नहीं सकते हैं। और वो आप ख़वातीन सड़क पे बच्चियां हैं, वो उस कॉलेज से वापस आ रही हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आ रही हैं, कहीं पर काम करती हैं, वहाँ पर जा रही हैं या वापस आ रही हैं, नाज़ेबा हरकत की जाती हैं, उनको हरासा किया जाता है, सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। लेकिन जब हम उनको इबरत का निशान नहीं बनाते हैं ना, तो ऐसी वीडियोज़ हमें देखने को बार बार मिलती हैं। बारहा हम लोग को इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले ही एक ही को ऐसी सज़ा दें ताकि दूसरे जो है उनसे सीखें कि हम लोगों ने ऐसा काम नहीं करना, लेकिन हम जब एक को नहीं पकड़ते हैं तो फिर इस तरह जो बाकी लोग हैं उनको ढील मिलती है और वो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल में हमारे सामने फिर इस तरह की वीडियोज़ आती हैं। जिस तरह से हमने चंद रोज़ पहले भी एक बच्ची की वीडियो आई थी, अब ये वीडियो हमारे सामने आई है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो फिर आती हैं सामने जब हम इन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता इन लोगों के ऊपर। अच्छा, मुल्तान से एक वीडियो सामने आई थी, हमने देखा कि वो लड़की घर जा रही है और उसको हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल हुई थी। हम देख रहे हैं कि उसमें एक शख्स उसको तंग कर रहा है और तंग करने पर तालिबा ने मोटरसाइकिल सवार उबाश जो है उसको पत्थर मार रही है और जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार घूम के आ रहा है। ये सारी सूरत हाल है और ये हम बहसत मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं। हम बात करते हैं कि जी के माँ बहन बेटी हो या बीवी हो, हम बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं तो हमारे माशरे का जो ये असल चेहरा, तो हम इसको खैर क्या कहेंगे, लेकिन ये लोग, ये जो नासूर हैं इस माशरे के, इन लोगों को इबरत की सज़ा हम तब यही कह सकते हैं कि मिलनी चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब अब इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें जो है तमाम, वैसे तो हम लोग, हमारा जो मज़हब है वो भी हम लोगों को यही तलकीन करता है कि इन तमाम जो रिश्ते हैं उनकी हमें एहतराम करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन जब हम नहीं इस तरह से करते तो सूरत हाल जो माशरे में ख़राब माशरा हो जाता है और हर माशरे में इस तरह की सूरत हाल हम देखने बिगाड़ पैदा होता है। हम बात करेंगे ख़ासतौर पर जो इस्लामाबाद वाला केस है जिसका वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस भी लिया। SSP इस्लामाबाद अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो हम इसी वाक़े के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं इस वाक़े को, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई जिसके बाद अप्रिशिएट भी किया गया इस्लामाबाद पुलिस को। सर, ये वाक़या बताया जा रहा है कि खासा पुराना वाक़या है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने आके एप्लीकेशन ही नहीं दी थी और ये पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त क्या सर सिचुएशन है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली ये वाक़या वाकई पुराना है, अराउंड कोई 8-10 मंथ्स पुराना है। लेकिन चूंकि हमारे जो सोशल टेबूज़ हैं, इस तरह के जब ये वाक़यात होते हैं तो नॉर्मली लोग उसको शर्क करते हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाता है कि लोग और इस तरह के जो दरिंदा सिफत इंसान हैं वो और भी शह पकड़ लेते हैं और भी उनमें करेज आ जाता है और वो अपने इस हरकत को मज़ीद लोगों को भी तंग करते हैं इस तरह के मामला करके। तो ये जब वायरल हुआ, ये मामला सारा वायरल हुआ, तो चूंकि इससे पहले किसी के नोटिस में नहीं था, लेकिन जो ही ये वायरल हुआ और इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस में आया तो पुलिस खुद ही हरकत में आ गई, स्टेट हरकत में आ गई और पुलिस ने खुद इसको जो है मतलब रजिस्टर किया, केस FIR रजिस्टर किया और जो मुल्ज़िमान थे मेन उनको पकड़ लिया। तो पुलिस इसमें आगे भी मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन में आगे जो प्रोसीडिंग्स होंगी और जो रिक्वायरमेंट होंगी तो उनको हम मज़ीद भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अताउर रहमान साहब, हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग को लेकर इस्लामाबाद पुलिस को औसतन कितनी शिकायत आ रही हैं और उनके तदारुक के लिए पुलिस क्या कारकर्दगी कर रही है?
जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं आपकी वसातत से खुसूसी तौर पे कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात करूंगा कि रिसेंटली आईजी साहब ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे एक सेल कायम किया है, जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट 8090, उसका डेडिकेटेड नंबर है। और अब ये जो सिस्टम है इसमें राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, इसके बाद काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर यहाँ पे सारे बैठते हैं। तो ये एक पूरा होलसम मैकेनिज्म है और इसमें अभी काफ़ी शिकायतें जो आ रही हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा रहा है प्रॉपरली, और विमेन जो ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए किया जा रहा है। तो ये मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर उनको कोई इस तरह का इशू सामने आ रहा है तो काइंडली 8090 पे हमारे साथ राब्ता करें। हम आपके जस्ट एक कॉल की दूरी पे हैं। ठीक है एसएसपी साहब, एक अहम चीज़ उस नुक्ते को फिर से ज़रा वाज़े कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था, पुलिस की मुद्दयत में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, तो कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि ये बहुत ही वीक केस हो जाएगा। अब हमने देखा कि आप जाके जो मुतासरीन हैं उनसे मिले हैं, अब क्या वो मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं? और अगर वो मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं तो ये केस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जी बिल्कुल, चूँकि उस वक्त जो विक्टिम थे वो इवन नोन भी नहीं थे और उनकी एड्रेसेस सारा कुछ, लेकिन अभी चूँकि मेरा उनसे रब्ता हो गया, इस्लामाबाद पुलिस का उनसे रब्ता हो गया है, तो अब वो एटलीस्ट इतने फोर्थ कमिंग हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक मुद्दयत की बात है तो हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो एक सोशल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हैं, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह ये केस बहुत ही मजबूत होगा। और हर हवाले से गवर्नमेंट की भी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके साथ हम राब्ते में हैं। प्रॉपर इसके केस को कोई लेक्यूना नहीं छोड़ा जाएगा, कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा, और कन्विक्शन तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। अच्छा अताउर रहमान साहब, उस्मान मिर्जा के मोबाइल फ़ोन से क्या हरासी की मजीद वीडियोस भी बरामद हुई हैं, और क्या इसका ताल्लुक किसी बाअसर शख्सियत से भी बताया जा रहा है? इस बारे में भी तहकीकात होंगी? बिल्कुल तहकीकात तो होंगी, लेकिन अनटिल नाउ कोई ऐसी बात हमारे सामने एटलीस्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमारे पास एज सच कोई टेंजेबल एविडेंस नहीं आई। जहां तक इसके बासर शख्सियात का राब्ता है तो मेरे ख्याल में तो जो विक्टिम्स हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए सबसे बाअसर हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है। पूरी स्टेट कड़ी है, पूरी मीडिया कड़ा है, पूरी कौम कड़ी है उनके साथ। तो मैंने उनको यही यकीन दिलाया है कि आपको इस बात पे कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी बाअसर है, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है एसएसपी साहब। एक और अहम चीज़ है, वो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि एक कोई पुरानी वीडियो है उस्मान मिर्जा की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी कि मेरी तो जमानत हो गई है और फलां वकील साहब ने मेरी जमानत करवाई है। ये कोई पुरानी वीडियो है, जहां तक हमने उसको देखा है, तहकीकात की हैं, तो वो दोबारा से जब वायरल हो रही है तो उसके बाद लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जी कि फौरी से ज़मानत भी हो गई, और ये तो ऐसे लोग फौरी बाहर भी आ जाते हैं। ज़रा क्लियर कीजिएगा इस वक्त स्टेटस क्या है, क्योंकि लोग आपसे सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर उन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। जी, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़े अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये बेसिकली 28 अप्रैल का एक वाकया था जिसमें किसी बंदे ने, किसी शख्स ने इनके ऊपर एक FIR कराई थी, और फिर उसको सबसे पहले तो वो इंटरम बेल पे गए, जिसमें एक वीडियो उन्होंने बनाई कि मैं 15 दिन के लिए अंदर जा रहा हूँ, लिहाजा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं जल्दी निकल आऊंगा। इसके बाद फिर उन दोनों पार्टीज का, ये जो कल उस्मान मिर्जा हैं और जो दूसरी कंप्लेनेंट पार्टी है, उनकी आपस में सुलह हो गई। अच्छा। जिसकी वजह से आफ्टर अ फ्यू डेज उसकी जो जमानत थी वो कंफर्म हो गई। दूसरी वीडियो पर उसने ये बनाई कि जी मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी मदद की है। तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस केस में ये हमारे पास जो है कस्टडी में है, कोई जमानत नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, और स्टेट इतनी कमजोर कभी नहीं है, और ना इस तरह के जुल्म को देखते हुए जो है हम किसी हवाले से इसमें कोई लैक्यूना छोड़ेंगे कि जल्दी से इस तरह इसकी जमानत हो जाए। अच्छा SSP साहब, क्या इस्लामाबाद पुलिस जो है अब इस केस को मिसाल बनाकर ऐसे घिनौने जराइम जो हैं करने वाले जो अफराद हैं उनको इस केस को निशाने इबरत बनाएगी?
बिल्कुल, हम यही तो चाहते हैं कि ये इंटरेक्शन हमारा जो आपके साथ हो रहा है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़े कि लोगों को पता चले कि कोई भी इस तरह का कोई काम करे तो एटलीस्ट फॉर गॉड सेक हमें बताएं, हम आपके लिए हाजिर हैं। और सोशल टेबूज अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस पे खामोश रहेंगे तो और भी लोगों के साथ ये लोग ज्यादतियां करते फिरेंगे। लिहाजा हम आपके साथ खड़े हैं। इनको भी हम इबरत का निशाना मीन्स कि हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इनको दिलवा के रखेंगे, और अगर किसी और के साथ भी कहीं पे हो रहा है तो हम इस्लामाबाद पुलिस आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया SSP साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे का आप हिस्सा बने। अहम मामला है, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया है, IG इस्लामाबाद की भी इस पर नज़र है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बातचीत हो रही थी आपने हमें क्लियर किया। और वो जो वीडियो सामने आ रही है आप लोग उसको नथी कर रहे हैं इस केस के साथ, वो पुराना केस है जैसे हम लोगों ने भी तहकीक की थी उसके ऊपर, और अब SSP साहब ने भी बता दिया कि वो उस्मान मिर्ज़ा जो है वो इस वक्त अंडर अरेस्ट है, अंडर कस्टडी है इस्लामाबाद पुलिस के, और बिल्कुल उसकी जमानत बिल्कुल ऐसी है। वो जो वीडियोस हैं वो सारी पुरानी हैं, और वो उन्होंने कहा 28 अप्रैल का एक वाक़या उसकी उस वक्त की वीडियोस हैं। तो ऐसी जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करती हैं तो लोग जो हैं गलत खबरें फैलाते हैं, तो उनके ऊपर यकीन नहीं रखें आप लोग। तो जो केस सही है, जो काम कर रहे हैं पुलिस, मेरा ख्याल है कि उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल, इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे बड़े ही अहम मामले पर, क्योंकि देखा जाए तो हमज़ा, अगर हम बात करें आवाम की और पाक फ़ौज की कुर्बानियों की, तो वो सिलसिला तो है उनका जारी है, लेकिन अब ये समझ से बाहर है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ वाक़यात सामने आ रहे हैं। हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात कर रहे हैं, और वो जो गुज़श्ता रोज़ वाक़या सामने आया उस पर भी जो है हमें बात करनी है। बड़ा अहम इशू है। हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इतनी हमने कोशिशें की, इतनी हमने जिद्दोजहद की, और आवाम की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, अपने हम सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहे हैं, हर शख्स ने जो है उसके लिए काम करने की कोशिश की। और जब पाकिस्तान में अमन आ गया, अब हमारी खुशियाँ जो है ना वो हमारे दुश्मनों से हज़म नहीं हो रही होती हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, अब वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसी मतलब कि साजिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अमन जिस तरह भी हो सके उसको तबाह किया जाए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे अवाम हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं और तमाम चीज़ों को समझते हैं कि जो साजिशें आप करने जा रहे हैं ना, उनको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस नासूर को हमने जड़ से उखाड़ फेंका था ना, उसको हम दोबारा से अपने वतन में जड़ जो है उसकी फिर से पकड़ने नहीं देंगे, और हम उसके खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। आप चाहे जो भी करें, और जब आपको आसानी लगती है आप कोशिश करते हैं कि फिर वारियत को हवा दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यही बात जो है ना, वतन दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है और वो फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि अच्छा, ये मुसलसल जो मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है, इन चीज़ों की वजह से बेअमनी फैलाने की कोई साजिशें की जा रही हैं, ये जो जाल बुना जा रहा है ना, ये कभी भी कामयाब नहीं होने देगी हमारी पाक फ़ौज है। ख़ासतौर पर हमारी सिक्योरिटी की बात की जाए, अगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो है तकी उस्मानी साहब, उन पर गुज़श्ता रोज़ जो हमला हुआ है, और उसकी भी वो भी इन्हीं तमाम तर साजिशों की कड़ी समझी जा रही है। मतलब बताया अभी ये जा रहा है, जो अभी तक जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ सकी है वो यही है कि एक मुश्तबा शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, मुफ्ती तकी उस्मानी से उसने कहा कि मैं अलहदा बात करना चाहता हूँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं जब वो पास आए तो मुल्ज़िम आसिम उसका नाम बताया जा रहा है, जिसने जेब से चाकू निकाला और फौरी तौर पर गार्ड्स ने पकड़ लिया। गार्ड को शक हुआ कि ये कुछ जो है ऐसी जो है अंदर से चाकू निकाल रहा है, या फिर उसको कुछ चीज़ हालात नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, और इब्तदाई जो बयान है वो भी मुल्ज़िम का सामने आया। अच्छा, उसने मुल्ज़िम का कहना है कि वो घरेलू परेशानी में मुब्तला है और मुफ्ती साहब से मसाइल के हल के लिए दुआ कराने आया था, ये उसने कहा है। लेकिन ज़ेर हिरासत मुश्तबा शख्स से पूछगिछ का सिलसिला जो अभी भी जारी है। इससे कबल मार्च अगर 2019 की बात की जाए तो उसमें भी कराची के इलाके नीपा चुरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी के काफिले को निशाना बनाया गया था। हाँ जी, और इसमें 2 अफराद जो हैं वो जांबक भी हुए थे, जबकि 2 ज़ख्मी भी हुए थे। और मुफ्ती तकी उस्मानी पर ये दूसरी बार हमला होना
सिंध हुकूमत पर भी सवालात उठाता है, उनकी सिक्योरिटी कैसी है इस पर भी सवालात उठते हैं, क्या उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, नहीं दी गई है, सूबाई हुकूमत अहम मजहबी शख्सियात की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब भी अनरेस्ट की सिचुएशन हम देख रहे होते हैं तो उसमें हमारे दुश्मन जो है उसका हाथ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ताहिर। अशरफी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी के पीछे आने वाले मशकूक शख्स को गार्ड्स ने पकड़ लिया है और जो सिचुएशन है ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़ई, इन पर बार बार हमले जो हो रहे हैं, आप इनकी वजह क्या समझते हैं? आखिर क्या वजह, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई और आप तक क्या इतलात आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये बहुत अफसोसनाक है और इसमें अभी तहकीक हो रही है। एक बात तो वाज़ेह है कि अगर ये शख्स मसला पूछने खाली आया था तो इसके साथ इस चाकू की क्या ज़रूरत थी, और वो कोई नॉर्मल चाकू भी नहीं है। लगता है कि आम हालात में इस तरह का चाकू तो नहीं होता, लेकिन जो आप पहले बात कर रहे हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता साल भी और अब भी हिदायत दी हैं कि जितनी भी पाकिस्तान की अहम मजहबी शख्सियात हैं, पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सिक्योरिटी इस हवाले से सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी तो दी हुई है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये मामला एक बहुत ही हसास मामला है, वो आलम इस्लाम की पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनके ऊपर ये दूसरी मर्तबा अभी अगरचे मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई, लेकिन हक़ाइक़ आज शाम तक सामने आ जाएंगे। तो ये मुहर्रम से कबल आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल भी हमारे जो दुश्मन हैं, और अभी भी आपने लाहौर बम धमाके में देखा कि हिंदुस्तान ने जिस अंदाज से यहाँ तखरीबकारी और दहशत गर्दी की कोशिश की है, तो हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं मजहबी शख्सियात से भी अपील करना चाहता हूँ, सियासी शख्सियात से भी अपील करना चाहता हूँ, उनके मानने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि खुदारा एहतियात करें और ख़ुद भी बंदोबस्त। हुकूमत के पास जो वसाइल हैं हुकूमतें तो करेंगी और करना चाहिए, लेकिन ख़ुद भी एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में आने वाली तब्दीली, मुहर्रमुल हराम की आमद, हमारा दुश्मन चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में कोई बदअमनी की फ़िज़ा पैदा हो, नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो, तशद्दुद की फ़िज़ा पैदा हो, लेकिन हम सब ने मिलकर इसको नाकाम बनाना है। और जो एक चीज़ हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय की है पैगाम पाकिस्तान, उसके ज़ाब्ते पर और उसमें तय किए हुए तरीक़ेकार पर चलना है, ताकि इस तरह की साजिशों को हम नाकाम बना सकें। ठीक है ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मामला है जिस पर आप मेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और वाकई बड़ी अहम चीज़ है। हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है, हमेशा कोशिश की जाती है कि मसलक की बुनियाद बनाकर हमें आपस में लड़वाया जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। हमें ये समझना है कि सूरत हाल इस वक्त आखिर है क्या, और हमें मसले की हम आहंगी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे वाक़यात के अंदर, और जो हुकूमतों का किरदार है वो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर होना भी चाहिए। और बाकी जिस तरह से ताहिर अशरफी साहब भी कह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी कह रखा है कि सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, और अपने तौर पर भी जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमजा, जैसे कि हम इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर आएँ, हम अपने आम खाने पीने की बात कर लें, खाने की रूटीन की, या खाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं अशिया उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग घर में कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं? वाइट, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, मतलब सफ़ेद नमक जो होता है। लेकिन वैसे मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, और ये बहुत अरसे से है, क्योंकि जो पिंक सॉल्ट के फ़वाइद हैं वो और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं उसके, तो उस वजह मुझे काफ़ी अर्से पहले का पता है, तो फिर मैं पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर पिंक सॉल्ट जो है वो बनता है, और जहाँ पर भी कहीं पे भी आपको बाहर जाए पर नज़र आए ना, दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे हैं, वहाँ पिंक सॉल्ट नज़र आए तो समझ लें पाकिस्तानी है। अच्छा, माहिरीन सेहत वैसे ये दावा भी करते हैं कि इसमें 84 मिनरल्स पाए जाते हैं। ये नमक जो है कुदरती अज्जा से भरपूर है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे घरों में
आम तौर पर जैसे इकरा का घर है वो एक मैं कहूँगा कि एक्सेप्शन है, बड़े कम घर ऐसे होंगे जिसमें पिंक सॉल्ट का या गुलाबी नमक जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा होगा। आमतौर पर सफ़ेद नमक का इस्तेमाल। अच्छा, वैसे वाकई में काफ़ी हम इतने भी लोगों को नहीं पता है कि पिंक सॉल्ट के फ़ायदे कितने हैं ना, इसीलिए वाइट सॉल्ट पे चलते आ रहे हैं। बिल्कुल फ़ायदे बताना। बिल्कुल, पिंक जो सॉल्ट है ना उसको मैजिक सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और पिंक नमक में कहा जाता है कि जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है और इंसानी जिस्म के लिए जितने भी ज़रूरी जो दीगर कई मादे हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। और माहिरीन सेहत कहते हैं कि इसमें आम नमक के मुकाबले में 15% कम सोडियम क्लोराइड होता है। अच्छा, यानी कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए फिर ये समझा जाता होगा कि ये बेहतरीन नमक है। बिल्कुल, तो जो अफराद इस तरह के हैं तो उन लोगों को तो मेरा ख्याल है कि पिंक सॉल्ट ज़रूर खाना चाहिए। आप लोग जो सुन रहे हैं, हम लोगों को जो देख रहे हैं, वो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि गुलाबी नमक जिस तरह से कहा जाए ना कि दुनिया में हर जगह पे पाकिस्तानियों का जो नमक वो पाया जाता है, वहाँ पे जितने लोग बाहर भी हैं हमने देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, कोई हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे पिंक सॉल्ट ही खाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खासतौर पर हम बात करेंगे, ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद माहिर ग़िज़ाइयात हैं, उनसे जानते हैं कि जो इकरा बात कर रही है पिंक सॉल्ट के बारे में, ये वाकई ऐसा है कि नहीं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो पिंक सॉल्ट के हवाले से इकरा बात कर रही हैं, आप इसकी तायीद करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि जो पिंक सॉल्ट है उसके जो फ़ायदे हैं वो वाइट सॉल्ट से बहुत ज़्यादा हैं। जो टेबल सॉल्ट है बेसिकली वो हमारी प्रैक्टिस में इतने सालों से चल रहा है, तो हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, या नई चीज़ों को अडेप्ट करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल जो है वो कम करें, और पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो हम ज़्यादा अपनी रूटीन में लेके आएँ और उसको इस्तेमाल करें। अब जैसे आप कभी कह रहे थे कि जो बाहर है वो पिंक सॉल्ट बहुत महंगा बिकता है, वो सिर्फ बाहर ही नहीं, अगर हम अपनी नानो दादो या उस एज में देखें तो एक बड़ी फ़नी बात है, जब मैंने अपनी दादो से ये डिस्कशन की पिंक सॉल्ट के बारे में फ़र्स्ट टाइम, तो वो आगे से मुझे कहती हैं गांव में तो हम लोहा देकर तो नमक खरीदा करते थे। मैंने कहा दादो आप लोहा दे के नमक खरीद लेती थी? तो उन्होंने कहा हाँ, ये अच्छा ही इतना होता था हमारे लिए, इतना ये मुफीद है कि अगर आपको गोल्ड दे के भी पिंक सॉल्ट मिले तो आपको वो लेना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ज़ैनब, जो पिंक सॉल्ट है ये कौन कौन से जो जिस तरह के हम देखते हैं ना पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको शुगर का मसला है, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है पिंक सॉल्ट, ज़रा ये भी बता दें। बेसिकली जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग इवन डायलिसिस पे जा चुके होते हैं, अगर वो पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो उनके जो डायलिसिस के वो कह लें कि रूटीन चल रही होती है उसमें भी बहुत बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जो पिंक सॉल्ट है ये हमारी बॉडी में पानी को होल्ड नहीं करता। इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। जैसे अभी आप बात कर रही थी, इसमें NaCl जो है वो कम है वाइट सॉल्ट से, तो बेसिकली उसमें ज़्यादा है, वो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के जो लेवल्स हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है, वो प्रोवोक कर रहा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो घरों में ज़्यादा करें। अगर रिफाइंड हमें चाहिए, हम रिफाइंड भी हमें अवेलेबल है, अब मार्केट्स में हमें बहुत सारे ब्रांड्स का मिल जाता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हमें जो है वो ये बड़े रॉक्स की फॉर्म में भी मिल जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में ही बन रहा होता है। हमें खेड़ा जाने का तो बड़ा शौक होता है, लेकिन वहाँ से नमक की चीजें लाके घर में सिर्फ डेकोरेट करने का शौक होता है, उसे इस्तेमाल करने का शौक नहीं। अच्छा हाँ, ये आपने डेकोरेशन की बात की है, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों ने लैंप्स बना रखे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो घर में डेकोरेशन के लिए रखी हैं, और फिर हमें पता लगता है ये पत्थर किसके हैं, ये पिंक सॉल्ट के पत्थर हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन खाने का ट्रेंड नहीं बन सका। खाने का ट्रेंड इसीलिए नहीं बन सका क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा वो टेस्ट जो हमने स्पाइसेस और अपने सॉल्ट से अपने खानों में बनाना है वो हमें ये नहीं दे सकता। अच्छा, इसलिए हम उसको जो है हमें लगता है लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं है। और हमें अगर हम देखें इसको खानों में इस्तेमाल करें तो इसका सेम ऑलमोस्ट टेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जाहिर है बेहतरी है तो उसमें फर्क आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज से इतना ज्यादा फर्क नहीं लगता मुझे तो ज़ैनब इतना फर्क नहीं लगता। मुझे इसका ज्यादा मजा आता है। मैं लास्ट 6 ईयर्स से जो है वो पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 6 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और पिंक सॉल्ट जो है मुझे ये लगता है कि उसके फायदे जो हैं वो मुझे ज्यादा मिलते हैं।
जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो अगर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो उनका वेट अगर व्हाइट सॉल्ट के साथ 1 मंथ में 2 kgs कम हो रहा था तो इसमें वो 3 kgs कम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पे लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है ना कि इससे वेट जल्दी कम हो जाएगा। और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, जब किसी को आप ये बात बताएं तो वो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ज़ैनब, जैसे हमजा बता रहा था ना कि लैंप्स लोगों ने रखे थे डेकोरेशन के तौर पर घरों में, तो हमने सुना कि इनके भी बड़े फ़ायदे होते हैं। अगर जो लैंप, अगर पिंक सॉल्ट का लैंप पड़ा है घर में और वो किसी ने ऑन किया है, उसमें बल्ब ऑन है और वो कहते हैं उससे कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ ऐसी बात भी है? मतलब लैंप के अंदर अगर बल्ब ऑन है? ये मैंने सुना है लेकिन मैंने इसका कहीं पे पढ़ा नहीं है, कोई इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो मैं उसको तो नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मैंने इसके खाने के फायदे बहुत सारे देखे हैं, तो वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। इवन मैंने एक जगह पे इसका ये भी पढ़ा कि पिंक सॉल्ट के स्क्रब्स यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। भाई पिंक सॉल्ट के बहुत सारे फायदे हैं, और जिस तरह से ज़ैनब कह रही है और जिस तरह से इकरा कह रही है, तो इन दोनों की बात को मैं तो मान रहा हूँ और आप लोगों को भी मान लेना चाहिए। और मैं कोशिश अब यही करूंगा कि जो टेबल सॉल्ट है, जो सफ़ेद नमक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अब तब्दील कर लिया जाए। और इकरा से सबसे पहले मैं मांगूंगा, मैं उसका टेस्ट भी चेक करना चाहूँगा। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी हुई, बता रही थी कि पिंक सॉल्ट कितना फ़ायदेमंद है सफ़ेद नमक की जगह या टेबल सॉल्ट की जगह। जल्दी से अभी घर में ले आओ हमजा। हाँ, जल्दी से ले आऊँगा। और जल्दी से मैं चाह रहा था कि मैं जाऊँ, टीवी ऑन करूँ, मैच देखूँ। जब मैं जल्दी पहुँचा, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान की टीम। और कितने स्कोर पे बताना जरा ये भी। मैं तो उस टाइम इतना परेशान रह गया, मुझे तो लग रहा था कि शायद 0 पे ही 5 हो गए हैं। इतने बुरे हालात थे। हमजा, जिस तरह से अभी हम लोग उस टाइम यहीं पे थे, तो तुमने कहा कि जल्दी से मैच लगाओ और मुझे कितने आउट हुए, मैंने कहा कि इतनी जल्दी आउट नहीं हो सकते, तो मैं बड़ी श्योरिटी से कहती कि इतनी जल्दी आउट नहीं हो सकती। हमजा ने कहा, आपको सच्ची बात बताते हैं ना, हुआ ये कि जी कि मुझे बताया कि जी के मैच लग गया और पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, तो 15 मिनट गुजर गए हुए थे। तो मैंने पहली चीज़ ये बोली, कितने आउट हो गए हैं ना। तो इकरा ने कहा कैसे हो सकते, जैसे लगाया तो उस वक्त हालात जो हमारे सामने थे वो हमने देख लिए हैं। खैर, हम बात करेंगे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पे राय भी लेंगे, उनका तज्जिया भी लेंगे, उनका गुस्सा भी जो है देखेंगे कि उनको भी उतना ही गुस्सा है जितना हमें गुस्सा है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आपको यही उम्मीद थी कि ऐसा होगा? मुझे तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि नई टीम है हमारी, कुछ ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए। वालेकुम अस्सलाम हमजा, सुबह खैर आपको भी। मसला ये है कि सारे पंडितों की पेशगोइयां जो थी वो बिल्कुल गलत साबित की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, क्योंकि सब ये तवक्को कर रहे थे कि इंग्लैंड की बिल्कुल नई टीम 2 दिन पहले उस टीम को जो है तश्कील दिया गया, पाकिस्तान बआसानी जीत जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो पूरी टीम इंग्लिश टीम थी, 5 खिलाड़ियों ने तो डेब्यू किया, लेकिन पूरी टीम ने मजमूई तौर पर 145 वनडे खेले, जिनमें से 99 वनडे उनके कप्तान बेन स्टोक्स के थे। तो इसका मतलब है कि 45 वनडे बकिया ना तजुर्बाकार खिलाड़ी और उनके आगे इस तरह से हारना, ये लम्हे फिक्रिया है। ये इंग्लिश सरजमीन पर विकेटों के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकस्त थी और सब दिल बर्दाश्ता हुए और अब तक दिल बर्दाश्ता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि ये प्रेशराइज तो नहीं हो गई टीम? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि जो बी टीम है तो पाकिस्तान की, तो मतलब अब तो आसान हो गए मैच। क्या इन्होंने, टीम ने हमारी ने आसान ले लिया, या फिर प्रेशराइज हो गए बहुत ज़्यादा कि इनसे जीतना है, इनसे अगर हार गए तो बड़ी इंसल्ट होगी, तो इस प्रेशर में आकर उन्होंने खेल सारा ख़राब कर दिया? देखिए, कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और मुझे लगता है कि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खुद एतमादी ले डूबी। जिस तरह से उनका कोई तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं था। हमारी टीम जो है, हम बड़े तीर मारते हैं कि जी हमने 3 सीरीज जीती हुई है। आपने किस टीम के खिलाफ जीते? जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, साउथ अफ्रीका की उस टीम के खिलाफ जीते जिसमें कई खिलाड़ी IPL खेलने चले गए। तो आपने कमजोर टीमों के खिलाफ सीरीज जीती। कभी आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हो तो हम माने भी, लेकिन ये वो टीम है पाकिस्तान की जो लोगों को दुख भी देती है, खुशी भी देती है, लेकिन दुख ज्यादा देती है जब मजबूत टीमें सामने आती हैं। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि टेक्निकली पाकिस्तानी बैटिंग कैसी थी। अगर हम खासतौर पे देखें, बाबर आजम बहुत लेट आए बॉल के ऊपर, ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। क्या आपने ऐसा फील किया कि वो रिलैक्स्ड हैं या उनको समझ नहीं लगे? रिजवान की बात करें, 3 चौके थे, 2 तो एज हुए, एक आउटसाइड एज हुआ, एक इनसाइड एज हुआ, एक उनकी शॉट ठीक थी। तो ये हमारे 2 मेन प्लेयर थे कि जिनके साथ कल ऐसा हो रहा था।
हमजा आप बिल्कुल एक एनालिस्ट की तरह देखते हैं और आपको भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एनालिस्ट होना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि वाकई में पाकिस्तान जिस तरीके से आपने रिजवान की बात की, हम कब तक इन्हिसार करते रहेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर? क्या बाकी 9 खिलाड़ियों का कोई हिस्सा नहीं होगा टीम में? चले फखर जमान ने 47 रन किए, फिर आप शादाब खान को क्यों खिला रहे हैं? वो फुल्ली फिट नहीं है। अगर आप उनके 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस देखें, 76 रन मजमूई तौर पर बैटिंग में और 257 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। हम उस्मान कादिर को क्यों नहीं खिलाते? इमाद वसीम को क्यों नहीं खिलाते? पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप टीम सेलेक्ट करेंगे और आपकी नीयत में फतूर होगा तो यही हाल होगा जो कल हमारा हुआ। ठीक है, माइकल वॉन की ट्वीट सर आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जब खेल रहा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं और किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो सर ये कितना इंसल्टिंग है हमारे लिए कि खिलाड़ी इस तरीके से ट्वीट कर रहे हो। इंग्लैंड के पुराने कप्तान हैं। बिल्कुल आपने सही कहा हमजा, दरअसल हमारी टीम जो है ना अनप्रेडिक्टेबल टीम कहलाती है। कभी तो बहुत ही अच्छा खेलेगी और कभी बहुत ही बुरा खेलेगी। कंसिस्टेंसी की, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है हमारी टीम में। जब आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों का तकर्रुर करेंगे, सिफारिश की बुनियाद पर टीम मुंतखब करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा जो अभी हो रहा है। शोएब मलिक को क्यों नहीं रखते मिडिल ऑर्डर में? शोएब मलिक को बाहर किया हुआ था इन्होंने, चले वो T20 सिर्फ खेल लें, हफीज भी T20 खेल लें, लेकिन हम जिस तरह से अपने मंजूर नज़र लोगों को नवाजने की जो पॉलिसी पर अमल पैरा है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है सर, शोएब मकसूद कल कुछ अच्छे शॉट्स थे, जितने भी वो खेले रन आउट हो गए, बैड लक उनके लिए, लेकिन हमने उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील नहीं किया। जिधर वो पहले खेलते थे ड्रॉप होने से पहले, आज भी उधर ही उनको खिलाया गया, लेकिन हमने उनकी वन डाउन देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया T20 के अंदर। तो क्या हमें बैटिंग ऑर्डर उनको देखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और शोएब मकसूद एक अच्छा इजाफा हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में? बिल्कुल आपकी बात सही है हमजा, इनको सोचना चाहिए ना। अब आप देखें कि कल इनिंग्स ओपन की इमामुल हक और उनके साथ थे फखर जमान, दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स थे और इमामुल हक कभी रन्स करते हैं कभी नहीं करते। आप अगर रिश्तेदारियों की बुनियाद पर, दोस्ती यारी की बुनियाद पर खिलाएंगे तो यही होगा। शोएब मकसूद को आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, ऊपर भेजना चाहिए था। और जिस तरीके से कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया ना हमजा, आप देखेंगे रिजवान बाबर आजम 3 गेंदों पर जब आपकी 2 विकेटें गिर जाए तो फिर तो आपकी कमर टूट जाती है ना, फिर पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। और मैं समझता हूँ बेन स्टोक्स ने जो कप्तानी की, बड़ी जबरदस्त कप्तानी की, लेकिन बाबर आजम एज अ कैप्टन इंप्रेस करने में नाकाम रहे। मैं तो फिर भी तवक्को कर रहा था कि 142 रन का टारगेट है, पाकिस्तान टफ टाइम देगा, लेकिन आप इतनी आसानी से तश्तरी में रखकर मैच किसी को पेश कर दें तो फिर दुख तो होता है। बिल्कुल जी, दुख होता है। और बॉलिंग भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आई, एक विकेट गिरी और वो शाहिनशाह ने ली थी। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सबसे से आप बात कर रहे थे। तो इकरा, ये सूरत हाल है। मैं खदशे का इजहार कर रहा था जिस वक्त इंग्लैंड की टीम तब्दील हो गई थी कि हमारे लिए कितना इंसल्टिंग हो सकता है कि अगर हम इस टीम से भी हार गए, जिसमें अब 2 मैचेस जो रह गए हैं, अब उसमें बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन ये होगी कि अगर दूसरा मैच हम हार जाते तो फिर तो सीरीज़ भी हमारे हाथ से जाएंगी। हाँ जी, चले खैर, हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 2 मैचेस अच्छे होंगे। हमदनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।